तो आज जो हमने टॉपिक करना है ये है टॉपिक 12। आज हम 12 और 13 करेंगे। अगर आपने 13 टॉपिक कर लिया तो 14 ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है। तो 12th टॉपिक में बेटा बेसिकली हमारे पास 3 इसके सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक वो इक्विलिब्रियम है जहां इक्विलिब्रियम भी बन रहा है और कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कैपेसिटी थी 100 लाख करोड़ का सामान बनाने की। कितने की? 100 लाख करोड़। डिमांड हुई 100 लाख करोड़, सप्लाई भी हुई 100 लाख करोड़। मींस 100 पे इक्विलिब्रियम भी बन गया और कैपेसिटी भी क्या है? फुल। इसे बोलोगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आया? वहीं दूसरे केस में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमी में कैपेसिटी है 100 लाख टन गुड्स के प्रोड्यूस करने की। कितनी? डिमांड हुई 80 लाख टन, सप्लाई हुई 80 लाख टन। मींस 80 पे इक्विलिब्रियम बन गया लेकिन कैपेसिटी फुली यूटिलाइज नहीं है। इसे बोलोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे? समझ आया बेटा? इजी है? बोलो इजी। चलो, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to that situation in the economy when AD is equal to AS। कौन सी सिचुएशन है? When AD is equal to AS along with fuller utilization of resources। साथ में क्या हो रहा है? Fuller utilization of resources so that there is no excess capacity or unemployment in the economy। ना excess capacity बची ना unemployment है। जितना रिसोर्स होना चाहिए था उतना फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कौन सा है? हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एस अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ। वही अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बेटा इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एडी इज इक्वल टू एस। एडी किसके इक्वल है? एएस के। विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, मतलब अभी भी और कैपेसिटी है सामान बनाने की और एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में है। इवन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बैठे लेकिन अभी भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है सामान बनाने की, तो ये इस टाइम पर बनेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आया? बोलो किसी को कोई डाउट? क्लियर है बेटा? कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? 2। बोलो कौन कौन से? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कौन कौन से? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। याद रहेगा? बोलो क्लियर है? अगला जो सेकंड जो टॉपिक आया, जो सेकंड टॉपिक में दे रखे हैं जो सब पार्ट की वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे शौर्य एक पर्सन है, शौर्य को एक कंपनी कह रही है कि हम आपको 1 लाख रुपीज सैलरी दे देंगे, आप 1 लाख रुपीज में हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। कितने में? 1 लाख पर मंथ में आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। शौर्य कह रहा है मैं 1 लाख में कंपनी ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मुझे तो 1,50,000 चाहिए। तो यहां शौर्य अपनी मर्जी से क्या है? अनएम्प्लॉयड। क्या है? अपनी मर्जी से। क्लियर? वॉलेंट्री का मतलब ही यही होता है कि अपनी मर्जी से वो है। क्या है? वो अपनी मर्जी से। Voluntary unemployment occurs when some people are not willing to work at all। कुछ लोग काम करना ही चाहते नहीं है और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, या फिर वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते। किस पे काम नहीं करना चाहते? एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना नहीं चाहते। इजी? बोलो इजी है? मींस जॉब तो मिल रही है लेकिन वो काम करना ही चाहते नहीं। यहां तक क्लैरिटी? सेकंड, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, इनवॉलेंट्री है जब लोग कह रहे हैं हमें कोई भी जॉब मिल जाए, कितने भी टाइम की हो, कोई भी सैलरी हो, हमें जॉब मिल जाए, फिर भी जॉब नहीं मिल रही, उसे क्या बोलोगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। क्या बोलोगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। क्लियर? सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क। कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा। इवन व्हेन दे आर willing to work at the existing wage rate, वो existing wage rate पे काम करने को रेडी है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। The economy fails to create
इनफ जॉब्स, इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही बिकॉज प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन दी पोटेंशियल आउटपुट। जो प्लान्ड आउटपुट है वो पोटेंशियल से क्या है, कम। और क्यों कम है, ओइंग टू लैक ऑफ एडी। इकोनॉमी में लोग डिमांड नहीं कर रहे जिस वजह से कम है। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे हो रही है, इटली, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर हो रही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या नहीं है, डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो आउटपुट नहीं बना रहे, आउटपुट नहीं बना रहे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। यहां तक समझ आया? कितने हेडिंग्स पढ़ी अभी हमने, 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक क्लियर, समझ आया? इसको ब्रीफ करो फटाफट, एक एक वर्ड पढ़ना, जो भी डाउट आए वहीं स्टॉप कर देना। फुल एम्प्लॉयमेंट का 100 लाख टन्स की कैपेसिटी है, डिमांड हुई 100 लाख टन्स, सप्लाई हुई 100 लाख टन्स, मींस डिमांड सप्लाई के इक्वल भी है, साथ में पूरी कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वहीं अगर दूसरे में 100 लाख टन्स की कैपेसिटी है, 80 पे डिमांड हुई, 80 पे सप्लाई होगी, इक्विलिब्रियम तो बन गया 80-80 पे, लेकिन अभी भी 20 लाख टन्स का अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है जो यूज नहीं कर रहे हम। हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी हो ही नहीं सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अनरियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं कि वो है कि जब सारे जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई हो रही है, इक्वल हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है सारे लोग काम कर रहे हो, कोई भी वेला ना हो? कुछ वेले ऐसे होंगे, मतलब फ्री ऐसे रहेंगे जो बेटा, जैसे अब कोई पर्सन है ए, वो ए पर्सन कह रहा है कि मैं चंडीगढ़ जॉब नहीं करना चाहता, मैं बेंगलोर जॉब करना चाहता हूं, तो वो चंडीगढ़ में कुछ टाइम फ्री है, 6 मंथ्स का गैप आ गया तो 6 मंथ्स अनएम्प्लॉयड है, तो वो तो होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयड कि ये तो होगा ही होगा यार, जॉब स्विच करेंगे लोग, जॉब रोटेट करेंगे या स्ट्रक्चरल चेंज आएगा इकोनॉमी में तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो वो होगा ही होगा। क्लियर? बोलो क्लियर है? अब आया फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या आया? फुल एम्प्लॉयमेंट वहां होता है बेटा व्हेन SL का मतलब सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल है डिमांड फॉर लेबर। जितनी सप्लाई हुई लेबर की उतनी डिमांड हुई। क्लियर? जैसे 100 लोग आए लेबर करने, हमें लेबर करनी है जी, 100 लोगों की मार्केट ने डिमांड कर दी, इक्वल हो गया, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इट अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट, कि गिवन वेज रेट पे जितने भी लेबर हैं वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल गई, सो दैट लेबर मार्केट इज क्लियर्ड, मतलब कोई भी लेबर फ्री नहीं है, एंड इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर? अब ध्यान से देखना, इट इज इंपॉर्टेंट, यहां मार्क किया गया इंपॉर्टेंट। फाइन फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां एक भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड होगा ही होगा। हम इनको कंसीडर क्यों नहीं करते और इकोनॉमी के लिए ये पॉइंट ऑफ वरी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इनका हम कोई सोल्यूशन दे ही नहीं सकते, इनका हम सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। ओइंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स, लगातार इकोनॉमी में क्या चेंज होता जा रहा है? सप्लाई डिमांड पैरामीटर, कभी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ये होता रहता है। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। कुछ ना कुछ लोग फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होंगे और कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड होंगे। फ्रिक्शनल का होता है जॉब रोटेशन की वजह से, मैं यहां से जॉब छोड़ के बेंगलोर जाना चाहता हूं, तो वो बीच में जो गैप होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का होगा। किसका होगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई पर्सन है जो पहले मैनुअल काम करता था, एकदम से सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटर में उसको काम करना नहीं आता, तो बेटा वो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो गया, स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से। किसके चेंज की वजह से? अब जितने भी लोगों को पेट्रोल और कार, डीजल वाली कार ठीक करनी, रिपेयर करनी आती थी, वो इलेक्ट्रिक कार नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कार पेट्रोल डीजल वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड। उनको कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। क्या कहेंगे? ये नेचुरल है बेटा, क्योंकि देखो इकोनॉमी में तो स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ही आएगा धीरे धीरे, तो वो कुछ ना कुछ लोग होंगे ही होंगे। सो द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट, एक ऐसा रेट जो हमेशा एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में,
उसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? नेचुरल रेट ऑफ, बोलो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी इकोनॉमी में, इवन व्हेन लेबर मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहे मार्केट किस में हो, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो, तो भी ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? क्यों करेगा? इट अकर्स ड्यू टू व्हाट? फ्रिक्शनल चेंजेस। फ्रिक्शनल चेंजेस क्या है? चेंजेस रिलेटेड टू शिफ्टिंग ऑफ जॉब फ्रॉम वन टू दी अदर, एक जॉब से दूसरी जॉब शिफ्ट कर ली। या स्ट्रक्चरल चेंज क्या होगा? चेंजेस रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कोई नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आई तो पुराने वाले सारे क्या होते जाएंगे बेटा? अनएम्प्लॉयड। क्या होते जाएंगे? फ्रिक्शनल चेंजेस लीड टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल चेंज से क्या आता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल चेंज से क्या आता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा? तो ये था हमारा 12th टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 13। फटाफट ये एक बार ब्रीफ कर लो। ये फटाफट ब्रीफ कर लो। और आजकल ना कोल्ड फीवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लगातार हो रहा है, तो बेटर है कि फुल स्लीव्स टी शर्ट या जैकेट डालकर किसने कल टेस्ट नहीं दिया वो खड़ा हो जाओ पहले। हाँ तुम्हारा आ गया था कल, नहीं आज है टेस्ट तुम्हारा 7 to 8। हाँ जी, तो आज भी तो ऑप्शन था 3:30 to 4:30। फिर कब? अब तुम्हारे चक्कर में बेटा बाकियों के पेपर भी तो चेक करने होते हैं ना, उसमें डिले हो जाता है। छोटे बच्चे थोड़ा ना एक एक फिर पेरेंट्स बुलाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना, बड़े बच्चे यार तुम। हाँ जी, परसों नहीं चाहिए, कल पॉजिटिवली तुम्हारा टेस्ट आ जाना चाहिए।
आपको एक एक रिलैक्सेशन ये है कि 2 to 7 PM के बीच में आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन कल अगर ना टेस्ट आया तो कल दोबारा तुम खड़े रहोगे और तुम्हारे सामने कॉल करूंगा पेरेंट्स को। क्लियर है? वो बता देते हैं। हाँ जी, क्लियर है? सबको क्लियर है? ये मत सोचना तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बैठ जाओ। रिद्धिमा ने दिया था पक्का? अगला आया प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्या आया? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट। मान्यता ने दिया था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। पहले ध्यान से देखो, इसका डायग्राम है बेटा, पहले डायग्रामेटिक समझ लेते हैं फिर चलते हैं। नोटबुक निकाल लो। एक बनाओ एक्स एक्सिस, एक बनाओ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्या रखते हैं? इनकम, आउटपुट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इधर एडी एंड एएस, एडी एंड एएस। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एएस कितना? 45 डिग्री। क्या है बेटा ये? एएस, एग्रीगेट सप्लाई। क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। हम पहले जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डेफिशिएंट डिमांड। क्या है? हेडिंग दो, डेफिशिएंट डिमांड। ये कंफर्म्ड क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में बेटा आते ही आते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, ये वाले एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जब डेफिशिएंट डिमांड है तो हम यहां पे चेक कैसे करेंगे? हम पहले देखेंगे कि एक एडी हुई फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसको हम नाम देंगे एडीएफ, मतलब एडी, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। क्या नाम देंगे इसको? फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। बोलो बेटा क्या नाम देंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जहां एडी और एडी फुल एम्प्लॉयमेंट वाला और एएस जहां कनेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट मैंडेटरी है, नोट करना। उसको नाम देंगे ई। क्या नाम देंगे? ई। ये ई का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि इस ई से चेक करना है कि हमें अगर ई से नीचे लाइन है तो डेफिशिएंट डिमांड, ई से ऊपर है तो उसी वहां पे एरो देना है, ई पे एरो देना है। कहां पे एरो देना है? ई पे। ई से नीचे है तो डेफिशिएंट, ई से ऊपर है तो एक्सेस। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक एएस बनाया, एक एडी बनाया, जहां वो इंटरसेक्ट किया उसे दिया ई, और मैंने कहा ई का एक मेजर रोल है, आगे अभी बताऊंगा क्या रोल है। क्लियर? अब आया बेटा जो ऑब्वियसली डेफिशिएंट डिमांड है, तो एडी फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे होगा। तो एडी जो एक्चुअल बना वो नीचे बना। एडी एक्चुअल कहां बना? इसका नाम दे दिया एडीए, जिसे कह दिया एक्चुअल एडी। क्या बोल दिया बेटा? एक्चुअल एडी। अब मैंने क्यों बोला ई का रोल है? क्योंकि ना कंफ्यूजन हो जाती है कई बार डेफिशिएंट और एक्सेस में। अगर ई से नीचे जा रही है लाइन तो यहां पे कैसे लाइन बना लो और इसको नाम दे दो क्या? डेफिशिएंट डिमांड, या कह दो डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलोगे? डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। ई से, ये ई का ध्यान रखना है। ई से नीचे है तो क्या है? डेफिशिएंट डिमांड, और ई से ऊपर होता अगर कुछ और बाद में तो वो क्या बन जाता? एक्सेस। वो कहीं और बनेगा, फिर देखते हैं बाद में वो। यहां तक समझ आया? डेफिशिएंट डिमांड को ही क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। याद रहेगा? डेफिशिएंट डिमांड को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। बस बेटा यही पढ़ना आज हमने। कर लिया? बना लिया डायग्राम? डायग्राम बहुत जरूरी है बनाना, ये ध्यान रखना। अब इसमें दो पॉइंट है, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो नीचे जी बना, ये जी कौन सा पॉइंट है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ई क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इजी? एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देख लो।
जी पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ई है फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो नीचे बन रहा है, ऊपर बनना चाहिए था, नीचे आ रहा है एडी कम की वजह से। बोलो बेटा डन। चले नेक्स्ट, देखो अब ध्यान से, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस। एडी कम है एएस से, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मींस एडी इज लेस देन एएस, किसके कंपैरेटिवली कम है? फुल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरेटिवली। फुल एम्प्लॉयमेंट कहां बनना चाहिए था? ई, बना कहां? जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया जी। इजी। एडीएफ लाइन क्या शो कर रही है? एडीएफ क्या दिखाता है? शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी, जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और एडीए क्या दिखा रहा है? एक्चुअल एडी विच इज लोअर देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी से क्या है? कम। अब जो वर्टिकल डिफरेंस आ रहा है एडीएफ और एडीए में, वो क्या नाम दिया है? ईएफ। क्या नाम दे दिया? ईएफ। उसे बोलोगे डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलोगे? अब ध्यान से समझो, अगली हेडिंग क्या आई? कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई क्या कारण है जिस वजह से डिमांड कम है? डिमांड कम क्यों होती है? लोग कंजप्शन पे खर्च क्या कर रहे हैं? कम। प्रोड्यूसर्स खर्च क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? कम। गवर्नमेंट क्या खर्च कर रही है? कम। एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? कम। इंपोर्ट क्या हो रहे हैं? ज्यादा। टैक्सेस क्या है? ज्यादा। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमेशा डेफिशिएंट डिमांड होगी। क्या होगी? डेफिशिएंट डिमांड। दोबारा समझो, लोग खर्च क्या कर रहे हैं? कम। प्रोड्यूसर इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? कम। गवर्नमेंट खर्च क्या कर रही है? कम। एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? कम। इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? टैक्सेस क्या है? जब टैक्स ज्यादा होगा, सामान महंगा, तो लोग खर्च नहीं करेंगे। समझ आया? तो कॉजेज, डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लोग खर्च क्या कर रहे हैं? बोलो, कम। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? कम। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च क्या कर रही है? कम। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बाहर के लोग भी हमसे सामान क्या खरीद रहे हैं? कम। तो ऑब्वियसली एडी कम होगा। और हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? बाहर से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो देश के अंदर से डिमांड क्या हो गई? कम। देश की डिमांड क्या हो गई? और टैक्सेस क्या हो गए? ज्यादा। टैक्सेस क्या हो गए? याद रहेगा, इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, डिफाइन डेफिशिएंट डिमांड, है ना? what are its causes and implications, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। एंड हाउ टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट, हाउ टू करेक्ट दिस सिचुएशन, ये पूरा आएगा दोबारा। क्लियर? अब आए बेटा कंसिक्वेंसेस। देखो, कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी में डिमांड गिर गई, फिर क्या होगा? उसके बाद की सिचुएशन, उसके बाद की सिचुएशन। पहला, इक्विलिब्रियम कहां बनेगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बनना कहां चाहिए था? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बनेगा कहां? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड की कमी की वजह से इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस इज स्ट्रक एट अ लोअर लेवल ऑफ जीडीपी। जो एडी और एएस है वो कहां स्ट्रक हो रहा है? लोअर लेवल ऑफ जीडीपी पे स्ट्रक हो रहा है। कहां स्ट्रक हो रहा है? लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? नीचे। सो दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्या बन गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो पहली कंसिक्वेंस क्या आएगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा। क्या बनेगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा। क्या आएगा? डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की वजह से, मतलब डिमांड में कमी की वजह से डिफ्लेशनरी गैप बनेगा इकोनॉमी में। क्या बनेगा? It is a situation when lack of demand leads to deflationary pressure in the economy. डिमांड की कमी की वजह से इकोनॉमी में क्या क्रिएट होगा? डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? डिफ्लेशनरी प्रेशर। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट क्या होगी? हर्ट। जब बेटा कहीं डिमांड ही नहीं करेंगे लोग, तो वहां लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। वहां लोग कहते नहीं, कहीं तुमने सुना होगा ये मार्केट डेड मार्केट है, यहां कोई डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर वहां जाता ही नहीं। लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो वहां की आउटपुट भी क्या होगी? कम। आउटपुट कम तो अगेन इनकम कम, इनकम कम, फिर डिमांड
फिर कम। द इकोनॉमी स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल, इकोनॉमी कहां फंस जाएगी? डिफ्लेशनरी स्पाइरल में, या फिर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये ट्रैप क्या है देखो, एडी कम, एडी कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो आउटपुट कम, आउटपुट कम तो फिर इनकम कम, फिर इनकम कम तो फिर एडी कम, एडी कम है ना, स्पाइरल बन जाएगा। स्पाइरल मींस उससे बाहर निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल। क्या हो जाएगा? मुश्किल। पहली कंसीक्वेंस क्या थी? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरी डिफ्लेशनरी गैप। दूसरी क्या? डिफ्लेशनरी। ये एक बार देखो शेड्यूल, ये जो मतलब फ्लो चार्ट। लो एडी की वजह से क्या हुआ? ये फर्स्ट है, यहां लिख लो चाहे फर्स्ट, फिर क्या हुई? लो इन्वेस्टमेंट, फिर ये थर्ड लो आउटपुट, फिर क्या हुई? लो इनकम। लो इनकम से फिर लो एडी, क्या होगा? लो एडी। क्लियर? अब एडी कम की वजह से सप्लाई क्या ज्यादा, लेकिन एडी क्या है? कम। तो प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक क्या रह रहा है? फालतू, अनडिजायर्ड। तो अनडिजायर्ड की वजह से उसे क्या हो रहा है? लॉस। तो वो दो चीजें होंगी, या तो सस्ता बेचना पड़ेगा, या अगले साल की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? कम। अगले साल की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? कम। इन अ सिचुएशन ऑफ लो एडी, अगर कहते लो एडी है इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल। प्रोड्यूसर्स वो सब नहीं बेच पाएंगे जो वो बेचना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली अनडिजायर्ड स्टॉक टेंड टू पाइल अप। क्या इकट्ठा हो जाएगा फालतू में? अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा? अनडिजायर्ड। अब बेटा ये अनडिजायर्ड स्टॉक क्लियर करने के लिए इट ऑफन लीड्स टू अ फॉल इन प्राइसेस, या तो प्राइसेस क्या होंगे? कम, या फिर फॉल इन प्लान्ड आउटपुट फॉर द ईयर अहेड। अगले साल के लिए प्लान्ड आउटपुट क्या करनी पड़ेगी? कम। सो बोथ दीज फैक्टर्स, दोनों से इकोनॉमी में क्या आएगा? डिफ्लेशनरी स्पाइरल। कितनी कंसिक्वेंसेस पड़ी? 3। पहली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरी डिफ्लेशनरी गैप, और तीसरी अनडिजायर्ड स्टॉक। ऑब्वियसली अनडिजायर्ड स्टॉक होगा तो क्या होगा लास्ट में? लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब एडी कम होगा तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। दिस हैपेंस बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर द स्टॉक। प्रोड्यूसर्स अपना स्टॉक क्लियर नहीं कर पा रहे, एंड अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से क्या हो रहा है? प्राइस क्रैश हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइस क्रैश। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हमारे 13 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। कल हम अगला 14 एज इट इज सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक कल ही खत्म हो जाएगा। कल हमारा सारा सिलेबस फॉर क्लास 12th कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट।